एकदम ही पोस्ट मॉडर्न का दूसरा सेक्शन हम लोग देखेंगे जो भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए। पोस्ट मॉडर्न पीरियड भारत पर विदेशी आक्रमण होने का भी टाइम है। इस समय भारत का जो राजनीतिक स्थिति है बहुत ही कमजोर हुआ। इस कारण से जो भी बहुत सारी विदेशी शक्तियां थी उनके द्वारा बराबर आक्रमण किया गया। इसमें जो पहले हमने देखा है कि जो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो सिकंदर के आक्रमण के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच बटा। उसमें उसका एक सेनापति था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस को भारत वाला हिस्सा, इधर का जो हिस्सा था यानी सिकंदर के साम्राज्य का जो पूर्वी वाला हिस्सा था वो हिस्सा सेल्यूकस को मिला। मॉडर्न पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल्यूकस ने जब आक्रमण किया उस समय भारत पर शासन कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य या सिकंदर के समय वाला भारत अब नहीं था। अब एक मजबूत शासक के अधीन भारत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। तो पराजित होने के बाद सेल्यूकस का जो खानदान है उसका जो रहने का जगह, जैसे ये पार्थिया है, यहाँ बैक्ट्रिया है और इसी में आगे चलकर सीरिया था, है ना। ये पार्थियन एम्पायर है लेकिन इसी के आगे सीरिया भी था। और यहाँ बैक्टीरिया जो अफगानिस्तान का इलाका है और इधर सीरिया था। तो सीरिया में सेल्यूकस के खानदान के लोग हेडक्वार्टर सीरिया था और एक प्रोविंस उनका ये था और दूसरा प्रोविंस बैक्टीरिया था। तो पार्थिया और बैक्टीरिया दोनों के दोनों सीरिया के अधीनस्थ प्रांत थे। तो सेल्यूकस का जो खानदान था वो रहता था सीरिया में और रूल करते थे लोग पार्थिया और बैक्टीरिया। तो यहाँ तक फिर मौर्यों का साम्राज्य था इधर से आगे, है ना। लेकिन जैसे सेल्यूकस हुआ उसके बाद एंटियोकस है 1, एंटियोकस 2, फिर सेल्यूकस 2, सेल्यूकस 3 और एंटियोकस 3 है 176 के आसपास जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और शुंग वंश की स्थापना होती है। बैक्टीरिया में डायोडोटस था, फर्स्ट डायोडोटस 2, यूथेडेमस, फिर तब हुआ डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का पीरियड 220 से 275 है ना। जो डेमेट्रियस है 230 से 175 बीसी शासन करेगा, है ना। और फिर यूक्रेटाइडस है और आगे चल के मिनांडर है। मिनांडर 160 से 120 है। मिनांडर 160 से 120 है ना, ये शासन करेगा। यहाँ पर बात ये हुआ कि जैसे धीरे धीरे सेल्यूकस या सीरिया का जो हेडक्वार्टर था वो कमजोर हुआ। तो सीरिया और पार्थिया के बीच युद्ध होता था। बैक्टीरिया पार्थिया को मदद करता था कि लड़ो मुख्यालय से, और उसमें बैक्टीरिया का हिस्सेदारी नहीं होता था। तो पार्थिया लड़ेगा तो पार्थिया ही कमजोर होगा लड़ने के बाद, और ये लड़के बैक्टीरिया सीरिया को कमजोर करेगा। सबसे फायदे में रहेगा बैक्टीरिया कि उधर वो भी कमजोर हो गया, ये भी कमजोर हुआ,
तो वो तो इधर नहीं आएगा, और पार्थिया वाले लोग भी बैक्टीरिया की तरफ नहीं आएंगे। तो बैक्टीरिया वाले लोग थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहे, इसीलिए प्रारंभ में भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक्स का ही आक्रमण हुआ, क्योंकि उन लोगों ने अपने को कंसोलिडेट किया। युद्ध न करना भी फायदेमंद होता है, और तब जब स्थिति उधर ठीक ठाक हो गई तब डेमेट्रियस ने भारत की ओर आक्रमण किया, है ना। तो भारत पर जो पहला आक्रमण है वो है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स में यही डेमेट्रियस जो है सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। अब जो यहाँ जो बताना है कि पहला नंबर, तो पहला आक्रमण है भारत पर इंडो ग्रीक्स का, यही जो बैक्टीरियन ग्रीक्स है। दूसरा जो आक्रमण है वो है शक लोगों का। देखिए शक ट्राइब जो है, ये लोग खानाबदोश तरीके के लोग थे। एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा है, ये लोग पावरफुल भी थे, और जहाँ चलते थे वहाँ विध्वंस कर देते थे। लड़ाकू या अनस्टेबल जो लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, उन लोगों में क्रिएटिविटी कम होती। मंगोलों ने साम्राज्य बना के इस सिद्धांत को तोड़ा है, लेकिन सब लोग उस तरह के लोग नहीं थे। इन लोगों ने इन्हीं लोगों के डर से चीन के राजा ने चीन की महान दीवार जिसको बोलते हैं उसको बनाया। तो ये सीजनल इन्वेडर थे, जब सीजन इनके अनुकूल होगा तो ये इन्वेड करते थे, फिर लौट जाते थे, कहीं रुकते भी नहीं थे। तो चाइना की दीवार जब बन गई तो उनके लिए चाइना में इन्वेड करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तब उन लोगों ने अपना रुख इधर की तरफ किया, और तब भारत की तरफ ये लोग चलेंगे, है ना। तीसरा जो आक्रमण है वो कुषाणों का, यही है यूची लोग। ये जो चाइना का इलाका है ना, चाइना से यूची लोग भगाए जाएंगे। ये लोग इधर ही उस समय इसी एरिया में मूव करेंगे। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, ये वाला पूरा वाला, ये हमेशा से मिक्स्ड कल्चर का इलाका रहा, कॉस्मोपॉलिटन नेचर रहा इसका। तो यूची लोग भी इधर ही धावा मारे। यूची लोग प्रारंभ में इंडो ग्रीक राजाओं के अधीनस्थ रहे, बाद में वो लोग कमजोर हुए तो इधर भी कब्जा किया, और फिर इधर भी ये लोग पाटलिपुत्रा तक चले आते हैं, है ना। यहाँ तक यूची लोग जो कुषाण के रूप में जाने गए आए लोग। पार्थियंस जो है वो दक्षिण भारत में जाते हैं। इनका कोई बहुत इतिहास में वैसा कोई नाम नहीं। लेकिन शुरू में जो हम लोगों ने पढ़ा कि 200 ईस्वी पूर्व बीसी से 300 एडी का समय, जो कुल मिला के 500 साल है, यह एक लंबा समय है। इन 500 सालों में भारत ने बहुत सारे परिवर्तन देखे। इस पीरियड में न केवल विदेशी आक्रमण हुए, बल्कि भारत में कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सोशल चेंजेस भी हुए, रिलीजियस चेंजेस भी हुए, अर्बनाइजेशन भी हुआ। ये सभी तरह के परिवर्तन इस पीरियड में होते हैं। शुंग पीरियड के तौर पर ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल शुरू होता है। भारत के इतिहास में भागवत और वैष्णव, विष्णु और कृष्ण जी एक प्रमुख देवता के रूप में इस समय उभरते हैं। अब इस पीरियड में जो ब्राह्मण धर्म है वो यज्ञ और बलि से एकदम अलग है। जहाँ पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि ब्राह्मण धर्म यज्ञ और बलि प्रधान धर्म था, जहाँ प्रीस्टली डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, वहीं पर आप देखते हैं कि जब विष्णु कहते हैं तो विष्णु के लिए भक्ति और समर्पण मेन है। वहाँ कोई यज्ञ नहीं है, वहाँ कोई बलि नहीं है। जब कृष्ण का भागवतिज्म है तो उसमें प्रेम और समर्पण है, वहाँ कोई यज्ञ नहीं है, कोई बलि नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। तो यह ब्राह्मणिज्म रिवाइव्ड एंड रिफॉर्म्ड। तो रिफॉर्म भी हो गया। तो जो अहिंसा की नीति अपनाने के लिए उपनिषदों ने 6वीं शताब्दी में ही कहा, तो उस समय ये लोग नहीं समझे। तो यही कहा जाता है कि वक्त पर बात नहीं समझने पर घुलटियाँ मारते हैं लोग।
तो 400 साल ब्रह्मण्यजीव ने घुलटिया मारा और तब उसको लगा कि हमसे गलती हुई, उसी समय सुधर जाना चाहिए था। तो फिर यहाँ से सुधार होता है भागवत और वैष्णव। बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण हो जाता है। जहाँ ब्राह्मण धर्म अपने आप को रिवाइव करता है, वहाँ बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण हो जाता है। बौद्धों को संरक्षण मिला, राजाओं ने दान दिए, बड़े बड़े लोगों ने दान दिए। तो जहाँ भगवान बुद्ध ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, वहाँ पर मठों में, इनके विहारों में व्यापारियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा दिए गए धन एकत्रित हो गए, तो इनके जीवन का डिसिप्लिन बिगड़ गया और ये भी आडंबरपूर्ण हो गए। तो जिस चीज़ के खिलाफ चले वो सारा चीज़ बौद्ध धर्म में आ गया। तो इसीलिए इस समय महायान कल्ट का विकास होता है और महायान में ही मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। इस समय गांधार कला और मथुरा कला का विकास होता है। गांधार कला ग्रीको रोमन कला से प्रभावित है, विदेशी कला से प्रभावित है, और मथुरा में जिस कला का विकास हुआ वो इंडिजिनस कला है, स्थानीय कला है। तो कला के क्षेत्र में भी इस समय काफ़ी विकास हुआ। दक्षिण भारत में अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। फिर मध्य प्रदेश में सांची वगैरह है, लेकिन अमरावती और नागार्जुन कोंडा मेन सेंटर के तौर पर उभरे। इसी समय कुषाणों ने सिल्क ट्रेड को कंट्रोल किया और भारत में सोने का आगत सर्वाधिक होता है इस पीरियड में। इसीलिए कुषाणों ने भारतीय इतिहास के शुद्धतम सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के। अर्बनाइजेशन भी है नॉर्थ वेस्ट में हम लोग के देश में, क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन स्वाभाविक होगा। तो यह अर्बनाइजेशन का भी पीरियड है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसा मैंने कहा पहले भी, कि इसी पीरियड में कलयुग की अवधारणा आती है और ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह डार्क फेज के तौर पर आता है, क्योंकि इस पीरियड में ब्राह्मणों के अनुकूल राजा नहीं, और विशेषकर शुंगों के बाद जो राजा बने वो सबके सब विदेशी थे, छोटे छोटे राजा थे जो ब्राह्मणों के उम्मीद के अनुरूप काम नहीं कर पाते थे। तो जब आपकी व्यवस्था कायम नहीं होगी तो उसी में आदमी कहता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और आज भी अगर कुछ अटपटा होता है तो आमतौर पर आदमी बोलता है घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। तो एक कंसेप्ट है जो इसी समय के पुराणों में लिखा गया। इससे पहले के पुराणों में कलयुग की बातें नहीं है। और कलयुग का सिंपल मतलब हुआ कि जब इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, रेगुलेशंस, कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो और नोबडी इज देयर टू रेगुलेट इट, नोबडी इज देयर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर या सिस्टम को, तो लोग कहते हैं जंगल राज आ गया, कलयुग आ गया वगैरह वगैरह। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर दैट, है ना। अब हम लोग एक एक करके